सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और IMF के साथ जो डील हो गई है हुकूमत की और बढ़ रही है महंगाई का सुनामी आ चुका है। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी कही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं फैसल हयात साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं ज़फ़र मोती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैसल साहब ज़रा मैं आप पर आना चाहूँगी, फिर जाके बाकी लोगों से बात करते हैं। हमने देखा कि आज फैसल अजीज़ साहब ऐवान में वही हुआ जो हमेशा होता है। जो बात की गई, जो तनकीद की गई बिलावल भुट्टो की जानिब से, वो बिल्कुल सही थी कि इतनी महंगाई हो रही है, कम से कम बताया तो जाए कि IMF की क्या शराइत हैं, वो शराइत लाएँ, ऐवान के सामने पेश करें। लेकिन यहाँ पर वही हुआ कि सवाल गंदुम जवाब चना। बिलावल साहब की तकरीर के हवाले से जैसे आपने कहा, बिलावल बहुत कोर्ट करके तमाम चीज़ें कह रहे थे और उनकी सबसे मजबूत बात यह है कि जो भी IMF के साथ डील हो रही है वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाए, यहाँ से अप्रूव होने के बाद हो। सिनेरियो कौम को पता नहीं चल पा रहा क्योंकि उस तरह से PTI की गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि गवर्नर स्टेट बैंक IMF का लगाना या पाकिस्तानी IMF से ताल्लुक़ रखता है तो वो उसको लगाना या वज़ीर ख़जाना साहब को लेके आना और ऐसी चीज़ों को मान लेना कि ऐसा लगता है कि पूरी कौम को बांध कर IMF के सामने डाल दिया गया है और IMF जो है वो अब जो चाहे कौम के साथ करे। महंगाई का जो आलम है उसको कंट्रोल करने के लिए उससे मुताल्लिक कोई भी हिकमत अमली गवर्नमेंट के नैरेटिव के जरिए कौम के सामने नहीं आ रही। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उनका उस तरह से काम नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बातें कर रहे हैं उसके अंदर IMF की डील से मुताल्लिक कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। तो प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट की साइड पर बढ़ता जा रहा है। जो असद उमर साहब इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं अपने रिज़ाइन के बाद, हटने के बाद काबीना से, वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू है जो उनके करीबी दोस्तों से बाहर आ रही है। मेरा ख्याल है कि सभी को मालूम है कि वो ये कह रहे हैं कि जो फैसले हो रहे थे, जो फैसले हुए हैं वो मैं नहीं करना चाहता था और मैं नहीं करना चाहता था और ये मुझसे कहा जा रहा था करने को। और जो अभी भी फैसले हो रहे हैं, जिस तरह तनकीद की जा रही है, जो नजर भी आ रहा है फैसल, पिक्चर जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि IMF ही फैसले करवा रहा है और वही हुकूमत को डिक्टेट कर रहा है। आगे क्या होगा, कितनी महंगाई मजीद बढ़ रही, शराइत तो IMF की मान ली गई हैं। ज़फ़र साहब आप क्या समझते हैं, अब ये जो शराइत मानी गई हैं, बिजली मजीद महंगी होगी, मजीद जो है वो कर्जे और जो आने थे वो मजीद आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, जबकि बजट भी आने वाला है, महंगाई कितनी और बढ़ेगी? देखिए, मैं ये पहले से ही कह रहा हूँ कि महंगाई का तूफ़ान तो बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि देखिए हम कितने सालों बाद सिंगल डिजिट की जगह डबल डिजिट की तरफ गए हैं इंटरेस्ट रेट पर, और वही कैपिटल मार्केट की डाउनफॉल का भी रीज़न बना है, स्टॉक एक्सचेंज का भी। अभी आप देखें कि ये एक मरतबा खाली 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर गवर्नमेंट ने का दिखाया था कि हम उसे बढ़ा नहीं रहे उस मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन ये शो कर रहे हैं कि हम इसको 12 की तरफ ले जाएंगे। अब 2 दिन से हमारी मार्केट में खबरें हैं कि 14% तक भी जा सकता है। अगर 14% हुआ तो प्राइवेट सेक्टर को 17-18% मिलेगा। हम वही हाई इंटरेस्ट रेट पर जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं ताकि लोग जो हैं अपनी सेविंग की तरफ ज़्यादा हैं और ख़र्चा ना करें। लेकिन यहाँ पर यह है कि अपने पास चीज़ें कम हैं, गुड्स कम हैं और रुपया जो है उसको जो चेस कर रहा है, जो उसको पीछे भाग रहा है वो ज़्यादा है। तो आप देखें कि ये रमज़ान के आते ही हर पेरिशेबल आइटम, नॉन पेरिशेबल आइटम, फ्यूल इंटरनेशनल बढ़ जाना, उसका भी इम्पैक्ट आना, फिर डॉलर रुपये की पैरिटी ख़राब हो जाना तो उससे इंपोर्ट का महंगाई हो जाना। फिर अभी आप जो IMF का जिक्र कर रहे हैं, नेप्रा और अपना ओगरा, ये तो लगे रहा है कि उन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया। उन्होंने कहा इसमें गवर्नमेंट का इसके ऊपर कहने के लिए कुछ भी, कोई भी वो नहीं होगा, उसका कोई से नहीं होगा, वो कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकती। अब जब वो इंटरप्ट नहीं कर सकेगी, खुदा ना खास्ता ऑयल प्राइसेस और बढ़े, और उन्होंने अपने पहले एडजस्टमेंट कर रहे थे कि टैक्सेस को कम कर देते थे ताकि एडजस्टमेंट हो जाए कि टैक्सेस कम हुए हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं तो प्राइसिंग जो कंज्यूमर के पास जा रही है वो सेम रहे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। 122 रुपये का डीजल हो गया है जो बसों और ट्रकों में यूज़ हो रहा है। तो महंगाई का तो ये दौर आप अभी तो शुरू हुआ है, आप इसको आप 2021 तक भी देख सकते हैं। अच्छा, 2021 तक महंगाई का ये दौर रहेगा
और जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि नेप्रा और ओगरा को कर दिया गया अपने फैसलों में, रिकवरियाँ की जाएंगी, इससे नेप्रा और ओगरा अपने मामला ठीक करेगी, लेकिन आवाम का क्या होगा? मौक़िफ़ लेंगे हुकूमत ही भी, और फैसल अयाज साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी और मज़ीद महंगी होगी। अशिया खुर्दनोश तो वैसे ही पड़ लग चुके हैं। रमज़ान में जो तमाम तर कीमतें हैं वो वैसे ही बढ़ा दी गई हैं। जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म है, रोकने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता IMF अपनी शराइत मनवा चुका है। फैसल साहब, क्या लग रहा है आपको जब हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाई हम तो IMF के पास इसलिए नहीं गए थे कि IMF अपनी शराइत में कुछ नरमी कर दे? यहाँ 6 महीने तक IMF से रुजू नहीं किया गया, 8 माह बाद रुजू किया गया। शराइत वो ही है, बल्कि लगता है कुछ कड़ी हैं, और सारी कड़ी शराइत मान ली गई हैं। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि किसी भी सूरत में मैं IMF के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि जिसके अंदर हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करें, और सारी कौम ने इस वजह से उनको वोट दिया और उन्होंने कहा लूटा हुआ पैसा मैं वापस लेकर आऊँगा। ये नैरेटिव था जिसके ऊपर इमरान खान साहब को पूरी कौम ने वोट दी, और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो IMF के नरगे से निकलेगा और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा। अच्छा, अब हुआ ये कि पिछले 5, 6, 8 महीने जो उनके इनिशियल डेज थे, 100 डेज थे, जिसमें उन्होंने अपने प्लान्स बनाए, जिसमें उन्होंने अपनी टीम की बात की, और उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मेरे पास दी बेस्ट टीम होगी, मैं क्रिकेट के अंदर ऑलवेज दी बेस्ट टीम लेकर आता रहा हूं। यहां पर उनकी टीम क्लैप्स कर गई, फॉलो ऑन हो गया, उनकी टीम उड़ गई। उन्होंने अपना नंबर 1 बंदा बाहर कर दिया कैबिनेट से बाहर, असद उमर को जिस तरह लेकर ये बात तय होगी ना फैसल साहब के तजुर्बाकार खिलाड़ी ही चल सकते हैं। अब पॉइंट ये था कि इस वक्त इमरान खान साहब बहुत बुरी तरह प्रेशर में फंसे हुए हैं। उन्होंने जो 8 महीने का स्पेस लिया चाइना से, UAE से, सऊदी अरब से और टर्की से, मलेशिया से जाकर जो उन्होंने पूरा गेम बनाया, उसमें जो ऑक्सीजन मिली IMF से वो डील नहीं कर पाए। अब IMF हमारे सर पर खड़ा हुआ है, वो बिजली बढ़ाने के लिए, पेट्रोल बढ़ाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, पाकिस्तान को हर तरह से निचोड़ने के लिए तैयार है। और खौफनाक बात यह है कि इमरान खान साहब वजीर आजम हैं और उनकी हुकूमत है, और उनकी हुकूमत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ना डॉलर काबू में है, और वो मानते रहे कि मुझे नहीं पता चला वो डॉलर कैसे आगे चला गया। अब महंगाई का जिन जो है वो पूरी कौम के ऊपर नाच रहा है। अभी जुबैर साहब कह रहे थे कि किस तरह से स्टॉक और प्रॉफिट वाला मामला चल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, आम आदमी परेशान है, निचला तबका अंदर धंस गया और मिडिल क्लास को समझ नहीं आ रहा जिंदगी गुजारे कैसे। जरा हुकूमत हमें बता दे फैसल अयाज साहब, क्या करे भाई अवाम? ये अवाम ने आपको वोट इसलिए दिया था, ये है नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि IMF का जो प्रोग्राम है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आ रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत में IMF के प्रोग्राम जो हैं उनके साथ उनका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हुए, और उन जो कॉन्टैक्ट्स हुए या जो प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए गए उसको अगर आज के प्रोग्राम के साथ कंपेयर किया जाए, ये बात ठीक है। मैं इस बात को ख़ुद भी ऑन करता हूँ कि इस वक्त जो महंगाई है वो कदरे बड़ी है, और IMF प्रोग्राम के बाद भी उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप देखें IMF जो है वो कोई खैराती इदारा नहीं, वो एक मालियाती इदारा है। उसने देखना, ये ज़रूर देखना है कि अगर मैं फंड्स पाकिस्तान को दे रहा हूँ तो उसको मैंने वापस किस तरह लेने हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और किस टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर पाकिस्तान फॉलो करता है तो हम पैसे वापस अपना जो फंड्स हैं वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जब वजारत खजाना का कोई भी दराज खोला गया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आई और उसने कोई भी दराज खोला, तो हर दराज में टैक्स देने, हर दराज में जो है वो कर्ज की रसीद सी नज़र आई, कोई और चीज़ नज़र ना आई। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने संभाला तो उसके बाद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बात ठीक है, मैं भी इसको ऑन करता हूं, लेकिन बात यह है कि अगर IMF के प्रोग्राम के बाद भी हम इसी स्टेज पे खड़े होते हैं और उसमें बेहतरी नहीं आती, तो फिर जो है आपने शायद सुना नहीं फैसल साहब, जफर साहब ने कहा 2021 तक ये सूरत हाल रहेगी।
मैं इत्तफाक करता हूं। मैं जफर साहब ने जो बात की है, मेरे माशियात है, मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो 3 साल तक जरूर रहेगा। लेकिन डायरेक्शन जो है वो कम से कम क्लियर हो गई है। ट्रेन जो है वो पटड़ी पे चढ़ रही है और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं वो बेहतर होगी। जो हम खसारे की तरफ और दिवालिया की तरफ जा रहे थे उससे कम से कम हमारी निजात हो जाएगी और वक्ती तौर परेशानी के बाद जो है इंशाल्लाह बेहतरी जरूर आएगी। चलें, ये जो बेहतरी की आप बातें करते हैं ना, बड़ा दिल को सुकून मिलता है, सुन के ही सुकून मिलता है, चाहे कुछ हो ना हो। जफर साहब जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि अब बिजली की जो कीमत जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी नेपरा डिटर्मिनेशन के तहत जो है वो कीमत मुकर्रर की जाएगी। नोटिफिकेशन भी जो है वो नेपरा ही जारी करेगा और ओगरा की जानिब से जो गैस कंपनियों को माली डिमांड भी फ़ौरन फैसले करवाए जाएंगे। प्राइस जो है जो बढ़ाई जाएंगी गैस की फ़ौरन आवाम को मुंतकिल की जाएंगी और 360 अरब रुपए 3 साल में सारिफीन की जेब से निकाले जाएंगे। तो सर मुझे ये बता दीजिए, अभी जो गैस और बिजली महंगी हुई है, मजीद जो आपने 2021 तक की बात की, कितनी महंगी हो जाएगी? आपको लग क्या रहा है ये सारा सिनेरियो देखकर? देखिए, जो उमर अयूब साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो यही कहा है कि 2 रुपये और महंगी करेंगे के इलेक्ट्रिक को छोड़कर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक महंगी ही है। पूरे पाकिस्तान में थोड़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी तो वहाँ से 360 अरब रुपए कलेक्ट किए जाएंगे और आपको पता है वहाँ कलेक्शन कितना मुश्किल है। तो ये बोझ भी जो लोग पे कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा कर रहे हैं, उनके ऊपर आएगा। दूसरी बात ये कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप ये देखें कि हमको आज भी हम ट्रिपल डिजिट के ऑयल प्राइसेस पर नहीं पहुंचे। अगर खुदा ना खास्ता मुशर्रफ के टाइम वाले हिसाब से ट्रिपल डिजिट के ऑयल प्राइसेस पर पहुंचते तो उसके बाद क्या होगा ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद आपको 250 रुपये लीटर भी डीजल मिल सकता है, ये हो सकता है। अभी मसला ये हो गया है कि आप लोग जब भी बात करते हैं, फैसल खान साहब और फैसल हया साहब और सब बात करते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास मुश्किल में है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अमीर तबका भी ये बातें डिस्कस कर रहा है। अच्छे अच्छे क्लब्स में बैठ कर, अच्छी अच्छी जगहों पर, वहाँ पर भी जो है अमीर तबका भी कि आगे होगा क्या। रमज़ान में आप देखें कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन गोश्त पाकिस्तान में है, सबसे महंगी तरीन दालें पाकिस्तान में है, सबसे महंगी तरीन फ्रूट एंड वेजिटेबल पाकिस्तान में है। तो ये दुनिया में अब देखा नहीं गया और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल कोलैप्स हो गया है। जो टीमों की बात कर रहे थे वो टीमें, सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे एक शक है कि इन टीमों में से ही किसी ने इमरान खान साहब को कहा है कि हम हैंडल कर लेंगे, टीम के कुछ अफराद ने हम हैंडल कर लेंगे और हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक फ़ायदा तो हुआ कि हम नहीं गए तो हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ ने कुछ दिया, नहीं तो वो भी अपना कहते हैं कि आपका IMF से डील हो गया है। लेकिन IMF के पास लेट जाने से IMF ने अपना पूरे कार्ड्स पूरे अपने सीने से लगाए हुए कार्ड्स खेल लिए हैं और वो पूरे कार्ड्स जो हैं उनकी फेवर में जा रहे हैं। IMF की फेवर में पहले हमें जब पता चला था कि 12% के इंटरेस्ट रेट पर, मैं बार बार इंटरेस्ट रेट पर इसलिए आता हूँ कि इंटरेस्ट रेट को इग्नोर किया जाता है जब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मारती है इकोनॉमी पर। 2.7% से इकोनॉमी चल रही है और 12% इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो पहले हमें खबर आई थी कि 12% इंटरेस्ट रेट पर वो सेटिस्फाइड है, अब ये है कि नहीं है। इसी तरह डॉलर रुपये की पैरिटी में पहले खबरें आ रही थी कि 150 रुपये पर सेटिस्फाइड है, अब ये नहीं है। इससे पहले ये था कि नेपरा और ओगरा को इंटरवीन कर सकता है गवर्नमेंट। क्विकली मुझे सर ये बता दें क्योंकि टाइम जरा कम है। बिल्कुल, अब जाहिर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाएगा इन्हीं शराइत के तहत कि वो डॉलर की कीमत का तयन करे। तो बातें तो ये भी की जा रही हैं कि डॉलर जो है वो 165 तक जाएगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है अभी थोड़े दिन तो यहाँ रुकेगा क्योंकि शोर बहुत हो गया है। लेकिन ये है कि आप 3 साल में जो डॉलर की प्राइस देखोगे वो आप कभी सोच नहीं सकते हो ऐसी प्राइस देखेंगे। अच्छा, कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कीमत होगी। फैसल साहब, बड़ी होशरुबा सूरत हाल है और वो सूरत हाल है कि आवाम तो क्या समझेंगे। अभी तो कोई बिजनेस कम्युनिटी क्या, कोई भी इंसान जो अच्छे उहदों पर, जैसे जफर साहब ने कहा, और जिसका अच्छा लेवल है, वो भी समझ नहीं पा रहा कि होगा क्या। देखिए, जफर साहब ने तो फैक्ट्स की बात की है और जब भी ये गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल फैक्ट्स लेकर आते हैं, तरजीह इनमें कम होता है, जो हकाइक हैं वो लेकर आते हैं। पॉइंट ये है कि डॉलर इसलिए ऊपर जाएगा कि पाकिस्तान में डॉलर लोग इस तरह इस्तेमाल सिर्फ नहीं करते हैं कि उन्हें सफ़र करना या बच्चों की फीस जमा करानी है। डॉलर जो है वो सेविंग कमोडिटी है, लोग रख लेते हैं अपने पास, जिससे डिमांड एंड सप्लाई का इशू हो जाता है और फिर डॉलर की मसनूई जो है वो चढ़ावत हो जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है हुकूमत की। मामला ये है कि PTI की गवर्नमेंट जो नैरेटिव लेकर आई थी
वो नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो टीम एग्जिस्ट नहीं कर रही, उस तरह के हालात को हैंडल करने वाले लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसलिए ऑटो पे लगा हुआ है पाकिस्तान। और अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के अंदर ये बात उनकी, इसका जवाब पीटीआई की गवर्नमेंट को देना चाहिए, इमरान खान को देना चाहिए कि यह पीटीआई आईएमएफ की गवर्नमेंट है या पीटीआई की गवर्नमेंट है, और मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एक प्लान इमरान खान को देना चाहिए कि हम किस तरह से बाहर निकलेंगे। उम्मीदों की बातें तो होती है, लेकिन उसका रास्ता क्लैरिटी के साथ निकलने की जरूरत है। बिल्कुल सही। फैसल हयात साहब, आखिर जो तमाम तक चीजें हैं जो डील हुई है, ऐवान को भी देना, अवाम को भी देना, वजीर आजम का फर्ज है, कब दी जाएंगी? अगर नहीं दी जाएंगी तो फिर तो अपोजिशन आपके खिलाफ एहतजाज करेगी। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये छुप नहीं सकती, और जब ये अभी नेगोशिएशन हो रही है, जब फाइनल ये होंगी तो डेफिनेटली ये शेयर होंगी, ऐसी कतन कोई बात नहीं। अब जो मेरे दोनों इंतहाई काबिल एहतराम ने बात की कि आईएमएफ की टीम जो है, देखिए आईएमएफ की टीम के हवाले से अगर बात की जाए, आईएमएफ में कोई अगर बंदा पाकिस्तान के स्टेट बैंक पे के उसको गवर्नर लगाया जाता है तो इसमें कोई ना तो कबाहत वाली बात है और ना कोई बुरी बात है। आईएमएफ में कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई शख्स जॉब करता है तो उसे उसकी जो जॉब है वो उसकी काबिलियत की बुनियाद पे उसे दी जाती है, और ये एक हकीकत है। और बहुत सारे सारी आईएमएफ की शराइत मानकर आप लोग बैठ जाएं, 8 माह बाद आईएमएफ के पास जाएं और मान सब कुछ रज़ा साहब है आईएमएफ इंतहाई कॉम्पिटेंट। जी फैसल साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आई जी, काइंडली बता दें। मैं तो आपसे बस ये पूछ रही थी, फिर ऐसा तो नहीं होता ना, चले अगर आप कहते हैं कोई कबाहत नहीं है तो आईएमएफ की सारी शराइत भी तो आप लोग मान रहे हैं ना, 8 महीने बाद कौन सा कोई तीर मार लिया? देखिए, शरायत मानने की आप अगर बैकग्राउंड देखें ना, शरायत माननी पड़ी है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड खजाने के हालात क्या थे। जब आपका मुल्क जो है वो 30,000 अरब का मकरूज हो और आपके पास कोई और रास्ता ना हो, तो ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, मैं तो समझता हूँ कि 8 महीने में जो एफर्ट्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किए हैं वो यकीनन काबिल तारीफ हैं। लेकिन ये तलख हकीकत है कि IMF के जाने के अलावा कोई सर्वाइवल नहीं था, तो जब सर्वाइवल नहीं था तो उस पर फिर मजबूरी थी, और उसके दिवालिया होने से बचने के लिए यही रास्ता था और वही रास्ता हमने भी अपनाया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल हयात साहब, फैसल अजीज़ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ज़फ़र मोदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कोई रास्ता तो नहीं था रास्ते पे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो आप लोग वोट मांगते हैं इस आवाम से, इस आवाम के बारे में कभी सोचा है ये किसके पास जाए, किससे जाके अपना दुख बयान करे? जो महंगाई का सुनामी है जिसको डिबो के लेके जा रहा है, खुदारा इसकी भी थोड़ी सी नज़र करम कर लें तो बेहतर होगा। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।